हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज को ही आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट के जो पॉइंट्स हमारे रह गए थे उसको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो पॉइंट्स बच्चों रहे थे तो सबसे पहले उसको लेंगे और लास्ट में मैं पूरे चैप्टर को आपको फिर से एनालाइज करूंगी, रिवाइज करा दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो कौन से 3 वीडियोस हैं जिसमें हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़े। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम आज पढ़ेंगे वो है हमारा रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। ये दोनों ही हमारे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव के टाइप्स होते हैं। इनका रिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो एपीसी और एपीएस का रिलेशन के लिए हम एक जो इक्वेशन लेंगे और वो इक्वेशन होती है हमारी y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस का मतलब क्या होता है बच्चों? हमारी इनकम किसके बराबर होती है जो हम कंज्यूम करते हैं और हम उसमें कितना सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी 100 इनकम है और हम इसमें 80 कंज्यूम करते हैं तो 20 हम सेव करते हैं। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई y। अगर हम दोनों साइड को y से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y अपॉन y इज इक्वल टू सी अपॉन y प्लस s अपॉन y। द y अपॉन y 1 के बराबर हो जाएगा, c अपॉन y apc के बराबर है और s अपॉन y aps के बराबर है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन apc एंड aps? apc प्लस aps इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। दूसरा रिलेशन पढ़ लेते हैं एमपीसी और एमपीएस में क्या रिलेशन है। तो बच्चों इन दोनों का एडिशन भी 1 के बराबर होता है, उसको भी देख लेते हैं कैसे। अगेन सेम इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अगर y इज इक्वल टू सी प्लस एस है बच्चों तो डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस हुआ। नाउ ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय डेल्टा y वी गॉट डेल्टा y अपॉन डेल्टा y, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा y एंड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा y। डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा y इज इक्वल्स टू एम पी सी एंड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा y इज एम पी एस। ये इन दोनों के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर भी रिलेशनशिप हमने क्या पढ़ा कि एम पी सी प्लस एम पी एस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 एंड सिमिलरली ए पी सी प्लस ए पी एस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। आगे बढ़ते हैं और हम अपने फर्दर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और वो है हमारा कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं बेटा। तो c इज इक्वल टू, हम कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, तो c इक्वल्स टू के बाद लेते हैं बच्चों हम यहाँ पर c पे छोटा सा बार, और ये जो c पे बार है ये है ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस b ब्रैकेट में y। यहाँ पर ये हो गया कंजप्शन फंक्शन, डेल्टा सी हो गया ऑटोनॉमस कंजप्शन। व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन? कंजप्शन एट 0 लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस बी यहाँ पर है बच्चों हमारा एम पी सी और y हो गई बच्चों हमारी इनकम। तो दिस इज द कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन दैट इज c इज इक्वल टू c पे बार प्लस b ब्रैकेट में y। दिस इज द कंजप्शन फंक्शन या फिर हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन। आगे अगला पॉइंट है हमारा इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। तो कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन से सेविंग फंक्शन की इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। c की जगह मैंने उल्टा कर दिया, ये हो गया s। जहां पर आपने पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजप्शन लिखा है वहां पर नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजप्शन हो जाएगा। रीजन क्या है कि जब हमारे पास कोई इनकम नहीं है स्टिल वी आर कंज्यूमिंग तो सेविंग्स हमेशा निगेटिव हो जाती हैं। तो बच्चों हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन हमारा यहाँ पर निगेटिव होगा, प्लस यहाँ पर भी b लिख देती हूँ और y, लेकिन यहाँ पर s मीन सेविंग फंक्शन है, माइनस का ऑटोनॉमस कंजप्शन है और b यहाँ पर MPS के बराबर है और y है हमारी इनकम। तो अगर सेविंग फंक्शन की इक्वेशन की बात करें तो s इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस MPS और ब्रैकेट में y, और ये y क्या है? इनकम। अगर कन्वर्जन की बात हो जाए कि आपके पास कंजप्शन फंक्शन ऑलरेडी है और आपको सेविंग फंक्शन कन्वर्ट करना है बच्चों, तो आसान है। जहां पर जो वैल्यू दे रखी है मान लो यहाँ 100 दे रखी है तो ये माइनस के 300 हो जाएंगे।
यहाँ पर MPC अगर 0.70 दे रखी है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा दोनों 1 के बराबर होते हैं, तो 0.70 का रिमेनिंग हो जाएगा 0.30। मान लो MPC यहाँ पर 0.30 है तो यहाँ हो जाएगा 0.70। अगर MPC 0.40 है तो यहाँ पर 0.60 के बराबर हो जाएगा, और ब्रैकेट में y। दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट द कंजप्शन फंक्शन इनटू सेविंग फंक्शन। C की जगह पर S, इसको माइनस में, यहाँ पर 1 से माइनस और y सेम टू सेम। दिस इज हाउ टू कन्वर्ट द सेविंग फंक्शन इनटू कंजप्शन फंक्शन और द कंजप्शन फंक्शन इनटू सेविंग फंक्शन। अब पढ़ेंगे बच्चों हम डेरिवेशन, मतलब हाउ टू डिराइव द सेविंग फंक्शन बाय द हेल्प ऑफ कंजप्शन फंक्शन कर्व, या फिर कंजप्शन के कर्व से हम सेविंग कर्व कैसे डिराइव करते हैं, उसको मैं आपको एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करूंगी। देख लेते हैं ध्यान से। यहाँ मैं आपको कंजप्शन का कर्व दिखाऊंगी। यहाँ पर ये हो गया बेटा OX एक्सिस एंड दिस इज द OY एक्सिस, ठीक है। सेविंग को दिखाने के लिए हम एक और यहाँ पर चार्ट बना लेंगे और एक और ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पर भी OX एक्सिस है, लेकिन इसको OX डैश नाम दे देते हैं और इसको OY डैश, ठीक है बेटा। क्योंकि सेविंग्स बच्चों निगेटिव भी होती है, हमने शेड्यूल पढ़ा है, उसमें हमारी पहली सेविंग निगेटिव है, दूसरी सेविंग भी निगेटिव है, तो हमने यहाँ पर हमारे ग्राफ को निगेटिवली प्रेजेंट भी किया है। तो अगर हम कंजप्शन फंक्शन के ग्राफ को बनाएंगे तो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन को लेते हुए हमारा एडी कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, जहां पर हमारा ये जो हिस्सा है ये हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है, दैट इज कंजप्शन एट 0 लेवल ऑफ इनकम। ये कंजप्शन का चार्ट कैसे बनाया गया ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, इससे पहले वाले। और AS हमेशा चलता है हमारा 45 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये हमेशा इनकम के बराबर होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर OX एक्सिस पे इनकम दिखा रखी है। OY पे यहाँ पर हमने कंजप्शन दिखाया है और OY डैश एक्सिस पे हमने सेविंग्स दिखा रखी है। ये AD और AS ने इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट E, यहीं से ही एक परपेंडिकुलर लगाएंगे हम, जो कि हमारा कहाँ पर आके गिरेगा, ये गिरेगा हमारे E डैश पॉइंट पे आके। यहीं से ही हम एक लाइन बना देंगे और ये हो जाएगी बेटा हमारी SS पॉइंट। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व बाय यूजिंग द कंजप्शन कर्व। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं रीड करती हूँ और आप लोग सिर्फ इसके एक्सप्लेनेशन, इसके ग्राफ की तरफ देखिए। एज सीन ऑन द डायग्राम वी फाउंड ऑन द OX एक्सिस इनकम इज शोन, ऑन द OY एक्सिस कंजप्शन इज शोन, similarly on the OX dash axis income is shown and the OY dash axis saving is shown. E is the equivalent point where AD is equals to AS, जहाँ पर इनकम हमारी कंजप्शंस के बराबर है, C is equal to Y भी है यहाँ पर, तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ पर C Y के बराबर हो जाए। दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट, और हम कह सकते हैं यहाँ पर सेविंग हमेशा 0 होती है और हम जितना कमा रहे हैं उतना कंज्यूम कर रहे हैं। दिस इज नोन एज 0% सेविंग एंड कंजप्शन इज इक्वल्स टू इनकम एंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसी ब्रेक इवन पॉइंट से हमने एक लाइन परपेंडिकुलर किया और ये परपेंडिकुलर पॉइंट हमारा आके गिरा किस पर, E डैश पॉइंट पर, और यहीं से हमने एक कर्व बनाया और ये जो कर्व बना SS कर्व, जो कि हमें नीचे वाला जो हिस्सा यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये है डिस सेविंग्स और यहाँ आ गया सेविंग्स। सिमिलरली बेटा ये भी डिस सेविंग्स और ये हो गई सेविंग्स। दिस इज हाउ द डेरिवेशन इज डन ऑफ सेविंग कर्व बाय यूजिंग द कंजप्शन कर्व। आप इसको पढ़ेंगे। कंजप्शन पर CC इंटरसेक्ट द पॉइंट E, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट and consumption is equals to income. It means saving curve will intersect at point E dash by joining the lines. It is a curve is found SS. This is known as saving curve.
डेरिवेशन भी हमने पढ़ लिया। इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमारे कोर्स में नहीं आ रहा है, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो दो तरीके का होता है, इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है जो हमारे प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस और डायरेक्टली हमारी इनकम लेवल को इन्फ्लुएंस करता है, और उल्टा कर दो, अगर हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को पे डिपेंड नहीं है और ना ही हमारे इनकम को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो उसे कहते हैं हम ऑटोनोमस। इन्वेस्टमेंट कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। एक्स एंटी सेविंग्स एंड एक्स पोस्ट सेविंग्स, एक्स एंड पोस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट भी कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्स एंटी सेविंग रेफर टू द सेविंग्स विच अ हाउसहोल्ड प्लान्स टू सेव, और एक्स पोस्ट सेविंग क्या होता है? एक्स पोस्ट सेविंग होती है कि जितनी एक्चुअली सेविंग्स कर ली हाउस होल्ड ने इस एक ईयर में, उसे कहते हैं एक्स पोस्ट सेविंग, और प्लान कर रहा है तो एक्स एंटी। और इन्वेस्टमेंट की बात करें कि जो फर्म इन्वेस्ट करना चाहती है, प्लान कर रही है, तो वो हो गया हमारा एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। और जितना उसने इन्वेस्ट कर लिया, मतलब अगर मैं पढ़ के सुनाऊं, जितना इन्वेस्ट कर लिया, इन्वेस्टमेंट रिफर टू द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट डन ड्यूरिंग द ईयर, कर लिया तो उसे कहते हैं एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। फर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स हैं तो हाउस होल्ड। ठीक है बेटा, अब जो पॉइंट्स हमारे कोर्स में आ रहे हैं वो 2 पॉइंट बचे, वो है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ जो काम ढूंढ रहा है, चाह रहा है, उसको काम मिल रहा है और इजीली वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है, अर्न कर रहा है लिविंग को, तो उसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। It refers to a situation in which all people who are willing and able to work are getting the work without any difficulty. It is known as full employment. और दूसरा होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। कोई भी इंसान किसी भी वेज रेट पे काम करने को रेडी है बट फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसे कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इंग्लिश में रीड करें तो द पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एनी existing rate but still not getting the work is known as involuntary unemployment. इसमें 2 अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बोल रखा है। पहला है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जैसे कोई भी इंसान अभी कोई जॉब छोड़ा और दूसरी जॉब पकड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। द पर्सन लीविंग वन जॉब एंड ज्वाइनिंग द अनदर वन। स्ट्रक्चरल होता है बच्चों जब जैसे डिमांड किसी और चीज की है, जॉब की, लेकिन हमारी जो क्वालिफिकेशंस है, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं वो दूसरी हैं, तो वो मिसमैच हो रहा है, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। द अनएम्प्लॉयमेंट विच रिमेन्स ड्यू टू मिसमैच बिटवीन द अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। तो आप इस चैप्टर में देख लेते हैं वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमारे काम आ जाएंगे। पहला फॉर्मूला जो हमें काम आएगा, AD इज इक्वल टू C+I, AS इज इक्वल टू C+S। और भी बच्चों हमें दिखेगा जैसे AP C इज इक्वल टू C/Y, APS इज इक्वल टू S/Y, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू ऑटोनॉमस प्लस MPC ब्रैकेट में Y, और S इज इक्वल टू ऑटोनॉमस माइनस का प्लस B ब्रैकेट में Y, यहाँ पर B है MPS। और नेक्स्ट हमें काम आ सकता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए C इज इक्वल टू Y को लेके चलेंगे। कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन में यहाँ पर Y लगा देना। तो इफ C इज इक्वल टू Y दैट इन द ब्रेक इवन पॉइंट Y इज इक्वल टू ऑटोनॉमस प्लस B ब्रैकेट में Y, इससे सिंगल वेरिएबल Y आपका इजीली निकल आएगा और आंसर आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछेगा तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताएंगे Y इज इक्वल टू C+I से I गिवन होगा, Y गिवन होगा, C की जगह पर कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन लगा देंगे बेटा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो कंसर्न फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखाए हैं इससे आपके सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर हमारे क्या क्या पॉइंट्स हमें बता रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर, इनकम मल्टीप्लायर मतलब मनी मल्टीप्लायर, एग्जाम के लिए अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो इसके लिए आप चैनल को क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और हाँ, आगे की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।